नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में 16 मई की सुबह से लॉकडाउन के दौरान सख्ती शुरू हो गई है और 16 मई से बसों का परिचालन नहीं होगा। राज्य में प्रवेश करने वाले निजी बसों के लिए इसके साथ साथ सभी वाहनों के लिए ई पास जरूरी होगा। सख्त लॉकडाउन को देखते हुए आम लोगों में काफी बेचैनी और घबराहट देखी जा रही है। सख्त लॉकडाउन से पहले लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, जिसके बाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड में 16 मई की सुबह से लॉकडाउन के दौरान सख्ती राज्य में प्रवेश करने वाले निजी बसों के साथ साथ सभी वाहनों के लिए ई पास भी जरूरी होगा। इसी के साथ सख्त लॉकडाउन को देखते हुए आम लोगों में काफी बेचैनी और घबराहट देखी जा रही है। जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी के साथ राज्य के अंदर और बाहर बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार सीएम सोरेन सख्त फैसले ले रहे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इस बार नई पाबंदियां हैं और पूरी तरीके से सख्ती बरती गई है। अब इस फैसले से सरकार के नए लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं उनसे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तमाम लोग जो हैं वो बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं और अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि संयम की जरूरत है। कुंदन जी, देखिए राखी, जिस तरीके से झारखंड में कोरोना संक्रमण के ये दूसरे चरण में जो संक्रमितों के आंकड़े आ रहे थे या जो मृतकों के आंकड़े आ रहे थे, उसने एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। और इस अलार्मिंग सिचुएशन के बाद 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। और जैसे जैसे यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ता चला गया, पहले चरण से दूसरे चरण से तीसरे चरण में जब यह पहुंचा है, पाबंदियों को धीरे धीरे और सख्त होती चली गई हैं। अब कल चूंकि ईद थी, ईद को लेकर थोड़ी सी पाबंदियों में ढिलाई रखी गई। अब 13 तारीख की सुबह से लेकर 16 तारीख की सुबह तक पाबंदियां एज इट इज रहीं। कल सुबह से, आने वाली सुबह से पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है। और इसके पीछे केवल और केवल एक वजह यह है कि पहले जो आंकड़े संक्रमितों के या मृतकों के जो आंकड़े आ रहे थे, उन आंकड़ों में इन मिनी लॉकडाउन के दौरान सुधार देखने को मिला है। संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, मृतकों के आंकड़े कम हुए हैं। जहां राज्य में एक समय ऐसा आ गया था कि प्रतिदिन 8,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे थे, और झारखंड की स्थिति यह हो गई थी राखी कि देश के 10 संक्रमित राज्यों में से एक झारखंड आ चुका था। स्थिति अलार्मिंग थी, लेकिन मिनी लॉकडाउन की वजह से इन स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सका और साथ ही साथ यहाँ पर मृतकों के आंकड़े में गिरावट आई। उसके बाद 13 तारीख के पहले मुख्यमंत्री ने 3 चरणों में 5 प्रमंडलों के तमाम सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की, उनसे राय सलाह मशवरा किया, राय विचार हुआ, उनसे इनपुट्स लिए गए, उनसे सजेशंस मांगे गए। और इस बातचीत के आधार पर 16 तारीख से पाबंदियों को सख्त किया गया है। अब राज्य से बाहर जाना या राज्य के अंदर प्रवेश करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। उसके लिए कुछ औपचारिकताएं होंगी, उन औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। राज्य सरकार को आपको अपना पूरा का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा देने की जरूरत पड़ेगी। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर में अंतर जिला बसों के परिचालन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति को 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना होगा। 2 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे 7 दिनों के अंतराल में, और दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हैं तभी आपको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी।
साथ ही शादी विवाह के जो आयोजन होंगे उस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यह अब केवल और केवल घरों में या कोर्ट्स में ही इसे निपटाया जा सकेगा। महज 11 लोगों की उपस्थिति ही इस संबंध में उसकी अनुमति दी गई है। केवल मेडिकल रीजन से और अंतिम यात्रा के लिए ही ई पास आवश्यक नहीं होगा। अन्यथा अगर अपने वाहन से, चाहे 2 पहिया वाहन से या 4 पहिया वाहन से आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ई पास अनिवार्य होगा। राखी, एक स्थिति यह भी है कि अगर आप अपने घर से सब्जी, फल, दूध लाने भी अगर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से निकल रहे हैं तब भी आपको ई पास की जरूरत पड़ेगी। और खास करके जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है, तो ईद का त्यौहार कल बीता है। लोग अपने सगे संबंधियों के यहाँ ईद का त्यौहार मनाने आए हुए थे, क्योंकि सामाजिक तौर पर इस त्यौहार को नहीं मनाने का निर्देश मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा दे दिया गया था। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में लोगों को निर्देश दे रखा था। तो लोग एक दूसरे संबंधियों के यहाँ जाकर ईद मनाया है। अब उन्हें अपने घरों को लौटना है और घर लौटने के लिए आज का ही दिन उन्हें दिया गया था कि 1 दिन के अंदर वो अपने घरों को लौट जाएंगे। तो इन स्थिति में कह सकती हैं कि बसों का परिचालन भी आज भर ही होना है। तो बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर थोड़ी सी गहमा गहमी देखने को जरूर मिल रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब कल से लेकर 27 तारीख की सुबह 6 बजे तक राज्य का जो माहौल होगा, उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य फिर से कोरोना संक्रमण के इस जो जंजाल है, यह जो एक लहर है, दूसरा चरण है, उससे बाहर निकलने की स्थिति में होगा। राखी जी कुंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश में तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूर या फिर जो भी लोग हैं वापस आएंगे, उनको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए सरकार का क्या प्लान है कि उन लोगों को कहां रखा जाएगा और 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा 2 बार, और अगर उसके बाद वो पॉजिटिव निकलते हैं तो सरकार का क्या कुछ प्लान है? देखिए, बाहर के राज्यों से 3 तरह से लोग झारखंड में प्रवेश कर सकते हैं: रेल मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा और वायु मार्ग के द्वारा। जो हवाई जहाज से जो लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर उनकी जांच की व्यवस्था की गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर कैंप लगाकर वहां पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। जो दूसरे राज्यों से राज्य की, झारखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे, तो तमाम जो सीमाएं हैं झारखंड की जो दूसरे राज्यों से लगती हैं, वो चाहे आप कैमूर की बात कर लें, कैमूर और हजारीबाग जिले की जो सीमा है चौपारण पर लगती है उसकी बात कर लें, या फिर बिहार के साथ कोडरमा की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो लगती है, उड़ीसा की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। और इन सील सीमाओं पर चेक नाका लगाकर तमाम यात्रियों की जांच की जाएगी। वहां पर जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहीं के इलाके में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई है। अगर दूसरे जांच के बाद भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बजाय अस्पताल में भर्ती कराकर फिर उसका इलाज प्रारंभ किया जाएगा। अगर रेल मार्गों के द्वारा कोई आ रहा है तो रेल मार्ग के द्वारा हर स्टेशन पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। और चूंकि अब ट्रेनों को भी स्टेशनों पर तभी लाया जा रहा है प्लेटफॉर्म तक जब पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित कुमार जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, लगातार सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में है। हर बार जिस तरीके की स्थिति को देखते हुए वो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, ईद का माहौल था, त्योहार था, तो लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं ईद को लेकर। लेकिन अब जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर लोगों की भगदड़ मच गई है, सभी अपने घर वापस आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पाबंदी जो बढ़ाई गई है, सरकार का ये फैसला ठीक है? नहीं, देखिए, 2 विषय है। एक तो विषय है जो पाबंदी बढ़ाई गई है, हम उसका स्वागत करते हैं जी, है ना। दूसरा विषय है पाबंदी इस रूप में लगाया गया है कि आपको भी जानकारी होगा कि झारखंड में 3 दिन, ये 3 दिन 13, 14, 15, 16, ये 3 दिन यहाँ पर ईद के चलते
यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति को नहीं लागू किया गया है और 16 तारीख से ये स्थिति को कड़ा करने जा रहा है। तो मेरा सीधा सरकार से एक सवाल है कि क्या इस 3 दिन के अंदर कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरा विषय है सबसे ज्यादा चिंता का विषय अब ये है झारखंड में कि संक्रमण गांव की ओर तेजी से फैल रहा है और ये संक्रमण को रोकने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर चाहिए शायद वो सरकार के पास अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा विषय है कि हमको अपने पीएससी को अपने मंडल के जो हॉस्पिटल है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, जिला के हॉस्पिटल को दुरुस्त करना पड़ेगा कि जब वहां से कोई कोविड पेशेंट पहुंचे तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। तो एक विषय तो शहर को लेके है जो चिंताजनक विषय बना ही हुआ है। अब दूसरा विषय जो है वो गांव को लेके है और गांव को लेके कितनी तत्परता से सरकार इस पर नियंत्रण प्राप्त करती है वो देखने का विषय है। जी अमित जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन जी। अमित जी, आपने कहा कि 3 दिन के लिए सरकार ने पाबंदियों में रियायत दी थी। जाहिर सी बात है अधिसूचना में कहीं किसी संबंध में रियायत नहीं दी गई थी। यह इस बात से आप भी वाकिफ़ होंगे कि जो पाबंदियां 13 तारीख की सुबह तक थी वही पाबंदियां 16 की सुबह तक लागू हैं। 16 तारीख की सुबह से कुछ नई पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। अब यह राज्य सरकारों के अपने आउटलुक पर निर्भर करता है कि क्या वह कुंभ के आयोजन को अनुमति दे देती हैं, क्या दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों को के आयोजन को अनुमति दे देती हैं। झारखंड सरकार ने 3 दिन इन पाबंदियों को लागू न करके 16 तारीख से पाबंदियों को बढ़ाया है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पहुंच रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने तमाम कमिश्नरियों के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है, उनसे इनपुट लिया है और पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक जांच केंद्र और आइसोलेशन सेंटर स्थापित करने की बात कही है। इसके अलावा और क्या क्या सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि वहां पर संक्रमण और मृतकों की संख्या को हम नियंत्रित रख सकें? नहीं, मेरा जो विषय है वो एकदम जो आप बात बोल रहे हैं, सबसे पहले तो सरकार को जो प्रवासी लोग झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो अपने घरों को जा रहे हैं, सबसे पहला काम तो क्वारंटाइन सेंटर ये आपको ब्लॉक स्तर पर बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाइएगा हम इससे निजात नहीं पा सकते हैं। लोग घरों में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से संक्रमण ज्यादा फैलेगा। उसका एक ही उपाय है कि हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर को स्थापित करें, क्वारंटाइन सेंटर बनाएं। एम्बुलेंस की जो सेवा है हम लगातार उसका ज्यादा उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उपयोग करें कि हम मरीजों को लाके हम जहां भी उचित लगे, ब्लॉक स्तर पर उचित लगे, जिला स्तर पर उचित लगे, रांची लाके उचित लगे, हम उनको बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करा सके, तभी जाके ये संक्रमण कहीं ना कहीं रुकने का काम करेगा। दूसरा विषय है कि यहाँ पर मैन पावर की जो सबसे ज्यादा कमी है, मैन पावर की कमी को किसी न किसी रूप में आपको दूर करना पड़ेगा। चाहे आप स्वयंसेवी संस्थान से मदद लीजिए या नर्स की बहाली कीजिए, डॉक्टर की बहाली कीजिए, आपको करना पड़ेगा। आपको एक चीज याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की रघुवती की सरकार थी तो 3 बड़े अस्पताल झारखंड में बन के तैयार हैं, एक पलामू में, एक हजारीबाग में, एक दुमका में। आज तक इस अस्पताल को यदि हम प्रारंभ कर देते तो कहीं ना कहीं 300 बेड, 400 बेड का हम ऑक्सीजन युक्त अस्पताल हम वहां पर स्थापित कर सकते थे। लेकिन सरकार की क्या मंशा है समझ से परे है कि आज तक इतने बड़े महामारी का रूप ले लिया है और उस अस्पताल को चालू तक नहीं किया जा रहा है। आपने तीनों मेडिकल अस्पतालों की बात की, दुमका, हजारीबाग और पलामू की।
तो अमित जी, एक साथ ही एक लगा सवाल यह है कि मौजूदा सरकार हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि हमें विरासत में जो स्वास्थ्य संसाधन मिले हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, वो बिल्कुल चरमराई हुई थी और ऐसे में राज्य को के स्वास्थ्य संसाधनों को एक उचित स्तर तक उठाना काफ़ी दुर्लभ और कठिन काम था और इसकी वजह से शायद कोरोना संक्रमण से लड़ने में हमें काफ़ी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा है। तो यह तो अमित जी एक राजनीति का हिस्सा है। जो पिछली सरकार थी उस पर मौजूदा सरकार ने ठीकरा फोड़ा, मौजूदा सरकार पिछली सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। अंततः जनता के लिए अब प्रवासी मजदूर जो लौट कर आएंगे, संक्रमण का खतरा फैलेगा, उससे कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि हम चाहते हैं राज्य में एक सापेक्षिक बहस हो ताकि किसी नतीजे पर पहुंचकर राज्य का कुछ भला हो सके। अमित जी। नहीं, हम आपने एकदम जो बात कही वो एकदम कोई राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं तो केवल जो संसाधन उपलब्ध है आपके पास, जो संसाधन बना हुआ है, बन के तैयार है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी ने सांसद और विधायकों के साथ बैठक की तो हर विधायक, हर सांसद ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वो सांसद हो, विधायक हो या जेएमएम का या कांग्रेस का विधायक हो, सब लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री को ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस कठिन परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि इस पर कितना ये सरकार अमल करती है। और जहां तक विषय है, विषय एक ही है कि अब हमको शहर से ज्यादा चिंता गांव पर करना चाहिए, फोकस गांव पर होना चाहिए और उस गांव पर फोकस होगा तभी जाके ये संक्रमण कहीं ना कहीं रुक पाएगा। और इसके लिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सरकार को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और उस मैन पावर को आपको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, तब जाके ये कहीं ना कहीं रुकेगा। आप जिस रूप में मैन पावर को यूटिलाइज करें, चाहे वो सैया हो, चाहे वो आशा केंद्र की महिलाएं हो, आपको उनको लेके, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको हर लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा, हर लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके ये कहीं ना कहीं संक्रमण रुकने का काम करे। बिल्कुल अमित जी, अगर जनता का सहयोग होगा, इसके साथ ही विपक्षी दलों का सहयोग होगा, तभी कोरोना को काबू किया जा सकता है, इस पर जीत हासिल की जा सकती है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि झारखंड में मैन पावर की कमी है, इसके साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है, आपको क्या लगता है, क्या सच में मैन पावर की कमी है? क्या सरकार के द्वारा वो उचित कदम नहीं उठाए जा रहे जो उठाने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन का कदम उठाया गया बेहद सराहनीय है और जिस तरीके की पाबंदियां हेमंत सरकार के द्वारा लगाई जा रही है काफी अच्छी है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड का जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर है। कुंदन जी। देखिए राखी, जिस मैन पावर की बात अमित जी कर रहे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि मैन पावर की कमी है, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में क्या एक अनस्किल्ड मैन पावर को जोड़ने से हमारा कुछ भला हो पाएगा? महामारी का जो दौर है उसमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, पैरामेडिक्स स्टाफ की ज़रूरत है, पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, सफाई कर्मियों की ज़रूरत है, लेकिन बट वो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, अपने क्षेत्र के वह विशेषज्ञ होने चाहिए। डॉक्टर्स के लिए झारखंड हमेशा से डॉक्टरों की कमी का रोना रोता रहा है और ख़ासकर के अब अगर आप झारखंड के पूरे टोपोग्राफी और झारखंड के सेंसस को देखेंगी तो यहाँ पर तकरीबन 75,000 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता बताई जाती है, जो अपने आप में एक काफ़ी दयनीय आंकड़ा है। नर्सेज की बात कर लें तो नर्सेज की जो स्थिति है, क्योंकि झारखंड में वह वातावरण नहीं रहा है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेके, यहाँ पर शिक्षा लेके और यहाँ पर तमाम तरह की पढ़ाई करने के बाद नर्सेज यहाँ से बाहर दूसरे शहरों में चली जाती हैं सेवा देने के लिए, दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगरों में चली जाती हैं। आप देखेंगी झारखंड की नर्सेज। आपके पास लौटूंगी। विनोद पांडे जेएमएम के महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी जी, धन्यवाद।
विनोद जी, जिस तरीके से एक अच्छी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लगातार मामले हैं वो कम हो रहे हैं, इसी के साथ राज्य का जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसी के साथ साथ मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मैन पावर की और डॉक्टर की कमी है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम तो अभी सत्ता शासन में आए हैं और आने के बाद 1 महीने के बाद ही हम कोरोना का सामना कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ समय भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीमित संसाधन है हमारे पास, सीमित जो मैन पावर है, उसमें भी हमने देश के कई राज्यों की आप अगर तुलना करेंगे तो उसमें भी हम इस संक्रमण